एक इमेजिनेशन के साथ में इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स इमेजिन, हैड द वर्ल्ड बीन अ ग्लोबल विलेज, अगर ये पूरी की पूरी दुनिया जो है ये सिर्फ एक ही गांव होती, एक शहर होती, या यूं कहो सिर्फ एक देश इस दुनिया में होता, पता है उसका क्या इंपैक्ट आता? इन दैट केस पूरी दुनिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता, पूरी दुनिया में एक जैसा लॉ चलता, पूरी दुनिया में एक जैसा कल्चर होता। वेस्टर्न कंट्रीज में जो कल्चर है वही कल्चर हमारे यहां पर होता, और वाइस वर्सा, जो हमारा कल्चर है वही वहां पर भी होता। पूरी दुनिया का एक जैसा खान पान होता, पूरी दुनिया की एक ही लैंग्वेज होती। प्रॉब्लम खत्म हो जाती हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड दिस मीडियम एंड दैट मीडियम। कोई स्पेनिश नहीं होती, जर्मन नहीं होती, चाइनीज नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। और ऊपर से पूरी दुनिया की एक ही करेंसी होती। सो व्हाट वुड हैव बीन द इफेक्ट इन दैट केस? सिलेबस में से एक चैप्टर कम हो जाता, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। बट प्रैक्टिकली द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पॉलिटिकल बाउंड्रीज। व्हाट आई कैन से हियर इज, जस्ट लुक, मदर नेचर ने तो हमको एक प्लैनेट अर्थ दे दिया और बोला कि भाई सब लोग यहां पर मिलजुल करके आराम से रहो। लेकिन हम लोग इतनी मीन मेंटालिटी के निकले कि इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर हमने बहुत सारी बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी। पूरी दुनिया एक शहर, एक गांव नहीं है। अब हमने क्या किया, हमने बोला कि ये पॉलिटिकल बाउंड्री है और ये इंडिया है, वो पाकिस्तान है, और ये अफगानिस्तान है, और ये तजाकिस्तान है, और ये तुर्कमेनिस्तान है, और ये उज्बेकिस्तान है, और ये कजाकिस्तान है, और ये अजरबैजान है, और ये टर्की है, और ये बुल्गारिया है, और रशिया है, और अमेरिका है, और न जाने क्या क्या। हमने मदर नेचर के ऊपर बाउंड्रीज खींच दी, और उन बाउंड्रीज के अंदर की हर एक पार्ट को हमने क्या कह दिया? कंट्री। उसको हमने कहा कि ये एक देश है, और हर देश की अपनी एक अलग करेंसी बना दी। बट लुक, प्रॉब्लम अलग देश बना देने भर से ही नहीं आ गया। प्रॉब्लम की जो मेन वजह यहां पर आई, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस इज कि हम लोगों ने आपस में एक दूसरे से डील करना स्टार्ट कर दिया, और हमने कहा क्यों डील करना स्टार्ट कर दिया हमने एक दूसरे से? उसकी भी अपनी एक वजह है। यार आप ऐसा इमेजिन करो, आप सोचो कि आप 4 लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं, और भाई बहन, कजिन्स, और मम्मी ने एक थाली परोस करके आपको दे दी, और आपने सबने मिलजुल के साथ में खाने की जगह पर क्या करा कि एक परमानेंट मार्कर पेन लाए और थाली में 4 लाइनें खींच करके डिवाइड कर ली। ये तेरा हिस्सा, ये तेरा, ये तेरा, एक दूसरे के हिस्से में कोई नहीं घुसेगा। हियर अराइजेस द प्रॉब्लम। मेरे हिस्से में सिर्फ दाल आ गई, आपके हिस्से में सिर्फ रोटी आ गई, इस बेचारे को तो अचार पापड़ के अलावा कुछ मिला ही नहीं। सो अब हमको क्या करना पड़ेगा? अगर अच्छे से खाना खाना है तो तुम मुझे दाल दो, मैं तुम्हें रोटी दूंगा, टाइप ऑफ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ये जो बाउंड्रीज थाली में खींच दी, इधर से उधर और उधर से इधर, बाउंड्री को, स्टफ को क्रॉस करवाना पड़ेगा। और वही हमारे साथ भी हुआ कि मदर नेचर ने हमको प्लेनेट अर्थ दे दिया और हमने उस पर बाउंड्री खींच दी, लेकिन सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। किसी की जमीन के नीचे मिला सिर्फ तेल और ऊपर केवल रेत, किसी को काली मिट्टी मिली कि भाई गेहूं दाल चावल जो चाहे उपजा लो, किसी को अच्छा ब्रेन मिल गया, किसी को आयरन ओर मिल गया, किसी को कैल्शियम ग्रेफाइट की माइंस मिल गई, किसी को कुछ और मिल गया। अब जब तक हम एक दूसरे से डील ना कर लें तब तक तो हमारा जीवन अधूरा है, आवर लाइफ इज इनकम्प्लीट। तो ये जो हमने अलग अलग देश बना लिए और इनकी अलग अलग करेंसी बना ली, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अराइज हुई जब हमने आपस में एक दूसरे से डील करना स्टार्ट किया। हमने अमेरिका के लोगों को बोला कि भाई साहब, आपके यहां पर जो लैपटॉप बनता है, जो एप्पल आईफोन बनता है, वो जरा हमको इंडिया में भेज दीजिए। अमेरिका ने बोला अरे वाह फैंटास्टिक, हम आपको भेज देते हैं, लेकिन आपके यहां पर बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो जरा आप हमको गेहूं दाल चावल सब्जियां फल
अल्फांसो मैंगो, कैश्यूनट, आप हमको भेज दीजिए, हम बड़े क्वालिटी चीजें खाने के शौकीन लोग हैं। तो या तो हम बार्टर सिस्टम कर लें आपस में, पर वो तो फीजिबल नहीं है बड़े लेवल के इंटरनेशनल ट्रेड में। तो अब क्या होगा, जब मैं अमेरिका से इंपोर्ट करूंगा लैपटॉप, या मैं उनको एक्सपोर्ट करूंगा कोई चीज, लैपटॉप इंपोर्ट करा मैंने यूएसए से, तो पता है क्या प्रॉब्लम मैं फेस करने वाला हूं, मुझे उनको पेमेंट करना पड़ेगा, और वो पेमेंट कैसे होगा, इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स। मैं यूएस डॉलर कहां से लाऊं, मैंने जो जिंदगी भर कमाया वो इंडियन रुपीस कमाया। अब अगर मैं लोन ले लूं तो भी इंडियन रुपीस में ही मिलेगा, और अगर मैं चोरी कर लूं तो भी इंडियन रुपीस ही मिलेंगे। डॉलर कहां से लाऊं मैं? इसके लिए मुझे एक ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत है जिस मैकेनिज्म में एक देश की करेंसी इंसर्ट करो तो दूसरे देश की करेंसी निकल के आ जाए। एक मशीन चाहिए, फोटोकॉपी मशीन जैसी, इधर रुपए डाले, बटन दबाया, उधर डॉलर बाहर हो गया। आई नीड दैट एक्चुअली। और ऐसा मैकेनिज्म एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, और उसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। यहां स्क्रीन पर आप ऊपर देख रहे होंगे, देखिए लिखा है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज is the mechanism, it is the machine by which one currency is converted into another currency. ये मैकेनिज्म कोई एक्चुअल ऐसी मशीन नहीं होती है, ये फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स का, बैंक्स का एक नेटवर्क होता है जो काम करता है, और जिसके थ्रू आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर, इस नेटवर्क के पास कन्वर्जन देने के लिए करेंसी कहां से आएगी? सर, मैं डीलर के पास जाऊंगा, उसको रुपए दूंगा, वो मुझे डॉलर देगा, पर डीलर के पास डॉलर कहां से आएगा? दैट्स द क्वेश्चन। भाई, ऐसा होगा कि जब इंडिया से किसी ने एक्सपोर्ट करा होगा गुड्स को यूएसए, और वहां से बदले में आए होंगे डॉलर्स। लुक, दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, 100-150 से ज्यादा एक्टिवली ट्रेडेड करेंसीज हैं, पर अब मेरे मुंह से हर बार यूएसए और डॉलर का एग्जाम्पल निकलता है, तो इट्स ऑल राइट, आप थोड़ा इससे काम चला लीजिए। व्हेन आई से यूएसए, उसका मेरा मतलब है कोई भी फॉरेन कंट्री। व्हेन आई से डॉलर, उसका मतलब है कोई भी रेलिवेंट फॉरेन करेंसी। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जब इंडिया से किसी ने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करा होगा, वहां से डॉलर आए होंगे। अब जब वो डॉलर आए होंगे तो इस बंदे ने, एक्सपोर्टर ने ले जाके ये डॉलर डीलर को दे दिए होंगे, और डीलर ने ये डॉलर रख के रुपए दे दिए होंगे। तो डीलर के पास डॉलर का स्टोरेज है। अब जैसे ही आप डीलर के पास पहुंचे, भाई साहब मुझे लैपटॉप इंपोर्ट करना है, आई नीड डॉलर, तो वो डॉलर आपको दे देगा, बदले में आपसे रुपए ले लेगा। सर, ये सब करके डीलर को क्या फायदा होगा? लुक, डीलर जब डॉलर खरीदेगा किसी बंदे से तो थोड़ा सस्ते रेट मिलेगा, और जब वही डॉलर बेचेगा तो थोड़ा महंगे रेट पर बेच देगा। दिस इज हाउ इट हैपेंस। इस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करेगा। सो रिपीट विथ मी, यू मे बी लिसनिंग दिस वीडियो अलोन इन योर बेडरूम, इन योर स्टडी रूम, और आप लैपटॉप या मोबाइल फोन के सामने बैठ के मुझे देख रहे होंगे, या हो सकता है कि किसी फ्रेंचाइजी पर स्क्रीन पर बैठ करके 10 लोगों के साथ आप देख रहे हो। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेटिव रहेंगे और मेरे साथ बात करते चलेंगे, जी हां, मेरे साथ बात करते चलेंगे, तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और डाउट्स आते हैं, मोबाइल फोन निकालिए, धड़ 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 व्हाट्सएप भेज दीजिए। व्हाट्सएप भेजने की क्या जरूरत है, मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है FM by TM। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है? FM by TM एंड्रॉइड ऐप। iOS के लिए, एप्पल के लिए अभी नहीं है। आप प्ले स्टोर में जाइए, वहां पर FM by TM टाइप करिए, सर्च करिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, साइन अप करिए। साइन अप करते समय सही ईमेल आईडी, सही मोबाइल नंबर डालिए, उसमें OTP आएगा दोनों में, वो इनपुट करिए, आप साइन अप हो जाएंगे। वहां पर बहुत सारे फ्री कंटेंट्स अवेलेबल हैं, रिवीजन ऑडियोज हैं, फॉर्मूला शीट्स हैं, नोट्स हैं,
और वीडियोस भी हैं, हालांकि वो पेड है, सब्सक्राइब्ड है। और इसके अलावा आप मैसेज फैसिलिटी है वहां पे, जहां से आप मैसेज करके मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं। न केवल टेक्स्ट मैसेज, बल्कि आप कैमरा से फोटो खींच करके पिक्चर मैसेज भी मुझे भेज सकते हैं। और बहुत फैसिलिटीज है उस ऐप में, वंडरफुल ऐप है। मैंने बनाया इसलिए नहीं बोल रहा हूं, वाकई बहुत अच्छा ऐप है। सर उस ऐप के फीचर्स हमको कैसे पता चलेंगे? अरे देखो भाई, बहुत सिंपल है। उसमें हाउ टू यूज दिस ऐप का एक फोल्डर दिख जाएगा। जैसे आप वीडियो लाइब्रेरी या फुल लाइब्रेरी में जाएंगे, वहां पे आपको छोटे छोटे से वीडियोस देखेंगे, पता चल जाएगा कि इस ऐप को कैसे यूज किया जाए। ओके, कमिंग बैक, मुझसे डायलॉग बनाए रखिए। डाउट आए तो FM/TM ऐप पर टेक्स्ट कर दीजिए। आई ट्राई टू रिप्लाई इट एज सोन एज पॉसिबल। What is foreign exchange? It is the mechanism by which currency of one country is converted into currency of another country. रुपया बन जाएगा डॉलर, डॉलर बन जाएगा पाउंड, पाउंड बन जाएगा यूरो, यूरो बन जाएगा जापानीज येन, जापानीज येन बन जाएगा कुवैत दिनार, कुवैत दिनार बन जाएगा ओमान रियाल, ओमान रियाल बन जाएगा पाकिस्तानी रुपया, वो बन जाएगा कुछ और। दिस इज फॉरेन एक्सचेंज। पर किस रेट पर बनेगा? दैट्स अनदर क्वेश्चन। यस, देयर इज अ मैकेनिज्म वेयर व्हेन आई गिव रुपी आई गेट डॉलर, व्हेन आई गिव डॉलर आई गेट रुपी, बट एट व्हाट रेट? किस भाव पर यह होगा? दैट इज द क्वेश्चन, एंड दैट रेट इज टर्म्ड एज एक्सचेंज रेट. Exchange rate is the rate at which one currency is converted into another currency. Exchange rate is the rate at which one currency is converted into another currency. जैसे ये देखिए यहां लिखा है $1 is equal to ₹68. इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सचेंज रेट कहेंगे। दुनिया भर की कई करेंसीज की एक्सचेंज रेट अगर आप देखना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है विच इज नेम्ड एज xe.com, www.xe.com, ये रही स्क्रीन पर xe.com। ये हैं सारे के सारे, कुछ आपके सामने, सारे तो नहीं बोलना चाहिए, कुछ पॉपुलर करेंसीज के
रेट आप यहां पर देख सकते हैं। और भी कोई करेंसी ऐड करनी है तो यहां पर ऐड करेंसी का एक ऑप्शन है, उसके थ्रू आप करेंसी को ऐड कर सकते हैं। नोटिस करिए आप एक चीज को यहां पर कि किसी भी करेंसी को 3 अल्फाबेट्स में इंडिकेट किया गया है। जैसे INR, तो पहले 2 अल्फाबेट, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, सिस्टम है जिसमें करेंसी को 3 अल्फाबेट में इंडिकेट किया जाता है। पहले जो 2 अल्फाबेट होते हैं वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और जो तीसरा अल्फाबेट है वो करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे INR इंडियन रूपी, फिर USD यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, EUR इज यूरो, GBP ग्रेट ब्रिटेन, P फॉर पाउंड, AED अरब एमिरेट दिरहम्स, CAD इज कैनेडियन डॉलर। ये सिस्टम है। और आप देखिए दुनिया भर की सारी अच्छी करेंसीज जो है वो रुपए के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग है, रुपया बेचारा कंपैरेटिवली काफी वीक है। आप देखें इनवर्स रेट भी दिया हुआ है, यहां पर इनवर्स रेट दिया हुआ है। व्हाट डज दैट मीन, ये आप देखिए, इनवर्स रेट का मतलब क्या हो गया यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं ना कि 1 यूरो कितने रुपए का है, 80 रुपए का, लेकिन इसका उल्टा 1 रुपए में कितने यूरो आएंगे, 0.01249 यूरो। डॉलर 1 रुपए में कितना आएंगे, 0.01471। पाउंड कितना आएगा, 0.01096। ये सब की सब चीजें जो आप यहां देख रहे हैं ये क्या है, ये है एक्सचेंज रेट। ओके, एक्सचेंज रेट। So what is exchange rate? Exchange rate is the rate at which one currency is converted into another currency. Then there arises another question. और वो क्वेश्चन ये है, who determines exchange rate? एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है? क्या आकाशवाणी होती है? होता क्या है आखिर, मतलब क्या होता है, आसमान से एक आवाज आती है कि आज $1 68 रुपीस का है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि आज का डॉलर का, यूरो का, पाउंड का भाव इतना है, या फिर डिमांड सप्लाई की फोर्सेस से ये रेट डिसाइड होता है? क्या आप क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से? आकाशवाणी, आसमान से आवाज आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है, या डिमांड सप्लाई की फोर्सेस से डिसाइड होता है? बिल्कुल सही कहा आपने, डिमांड सप्लाई की फोर्सेस से डिसाइड होता है। एक्चुअली दुनिया भर में 2 तरह के रेट सिस्टम हैं, एक है फिक्स्ड रेट सिस्टम, एक है फ्लोटिंग रेट सिस्टम। चाइना आज भी फिक्स्ड रेट टाइप का सिस्टम फॉलो करता है। कई साल पहले इंडिया में भी फिक्स रेट सिस्टम था, मतलब 1 इंडियन रुपी का रेट 1 ब्रिटिश पाउंड के सामने फिक्स कर दिया सरकार ने, तो सरकार टाइम टाइम पे उसको कम या ज्यादा अनाउंस कर देती और रेस्ट ऑफ द करेंसीज के सामने रेट फिर कैलकुलेट कर लिया जाता। लेकिन अब अगर हम देखें तो दुनिया भर के लगभग सभी देशों में, कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ करके, फ्लोटिंग रेट सिस्टम है। सरकार नहीं डिसाइड करती है कि रेट क्या होगा, रेदर देन वहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, डिमांड सप्लाई के फोर्सेस। डिमांड ज्यादा है किसी करेंसी की तो उसका एक्सचेंज रेट विल गो अप, डिमांड कम है एक्सचेंज रेट विल कम डाउन। सप्लाई अगर बढ़ गई तो भी रेट नीचे, सप्लाई कम हो गई तो रेट ऊपर। दिस इज हाउ इट हैपेंस। पर ये बड़ा जनरलाइज्ड आंसर है कि एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होगा, और हमने कह दिया कि एक्सचेंज रेट ऐसे डिसाइड होगा कि डिमांड और सप्लाई से होगा। तो भाई ये डिमांड और सप्लाई का कोई प्रॉपर स्पेसिफिक अच्छा नाम भी तो हो सकता होगा। तो चलिए उसको हम जरा डिस्कस करते हैं कि डिमांड और सप्लाई का क्या नाम है। देखिए यहां पर सबसे पहली जो चीज है, इट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उससे डिमांड सप्लाई की फोर्सेस डिसाइड होती है और उससे एक्सचेंज रेट भी डिटरमाइन होता है।
नाउ व्हाट इज दैट? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आखिर क्या होता है? आप लोगों ने जरूर ये बात सुनी होगी इकोनॉमिक्स में कि किसी देश में फॉरेन करेंसी का जितना इनफ्लो होता है, मान लीजिए पीरियड ऑफ 1 वीक्स टाइम में, और जितना आउटफ्लो होता है, उसका जो डिफरेंस बचता है दैट इज नेम्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या आप जानते हैं कि इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट किस रेंज में है? कितना बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास है? व्हाट डू यू से? इज इट इन टर्म्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स और इज इट इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स? चलो बताओ, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बैलेंस ऑफ पेमेंट मिलियंस में है, बिलियंस में है या ट्रिलियंस में है? एक्चुअली इट इज इन बिलियंस। देखिए, एक टाइम पे ऐसा भी था जब हमारे देश में मुश्किल से 10-20 बिलियन डॉलर का भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व नहीं बचा था, और नतीजा उसका यह हुआ कि हमारे पास ऑयल इंपोर्ट करने के लिए भी डॉलर नहीं था और हमारे देश की इकोनॉमी क्राइसिस में आ गई। और उसी क्राइसिस से हम लोगों ने फिर एक लर्निंग ली, और वो लर्निंग जो थी वो कुछ इस तरह से थी कि हमको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा। लिबरलाइज करना पड़ेगा इन द सेंस कि हमको कुछ विदेशी निवेश के लिए, एफडीआई के लिए, एफपीआई के लिए अपने डोर्स ओपन करने पड़ेंगे, सो दैट लोग यहां पर आकर के इन्वेस्टमेंट करें और हमारे पास फॉरेन करेंसी का इनफ्लो आए। वो सारा जो कुछ इनफ्लो था वो आया और अब हमारे हालात सुधर गए। अब हम 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा का भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखते हैं, और शायद आपको काफी प्राउड फील होगा ये सुन के कि 400 बिलियन डॉलर, नाउ दैट्स ह्यूज। आपको कुछ आइडिया है 1 बिलियन डॉलर कितना होता है? तो 1 बिलियन डॉलर इज अराउंड, राउंड फिगर में बात करूं तो 7,000 करोड़ रुपीस होता है। 1 बिलियन डॉलर मतलब 7,000 करोड़ रुपए होता है। तो हम कोई 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा का, उसके आसपास का फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखते हैं। आपको ये जान के शायद अच्छा नहीं लगेगा कि चाइना जो है वो 3 ट्रिलियन डॉलर से 4 ट्रिलियन डॉलर, या यूं बोल दो 3,000 बिलियन से 4,000 बिलियन डॉलर के बीच का फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखता है। बट एक बात क्लियर है कि अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बढ़ेगा तो उससे एक फायदा आएगा, और वो फायदा ये है कि हमारे पास में इनफ अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी है, और इतनी फॉरेन करेंसी अगर हमारे पास में है तो फिर डॉलर यानी कि फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या होगा? डाउन हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, यही डॉलर अगर स्केर्स रिसोर्स हो जाए, मिलना मुश्किल हो जाए, तो ऐसे केस में डॉलर का जो रेट है वो उल्टे बढ़ जाएगा, डॉलर महंगा हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स विच इज नेम्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके बाद में अगर हम बात करें तो दूसरा ऐसा ही एक और फैक्टर है विच इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जितना ज्यादा होगा इकोनॉमी में, डोमेस्टिक इकोनॉमी में, उतनी डोमेस्टिक करेंसी, होम करेंसी वीक हो जाएगी, या यूं कहें फॉरेन करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। कैसे? चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके और इस बात को समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक ईयर लिया और हमने कहा 1 बास्केट ऑफ गुड्स इन यूएसए, one basket of goods in USA, it cost $1, $1 का एक बास्केट ऑफ गुड्स यूएसए में आता था, एंड द सेम बास्केट ऑफ गुड्स इन इंडिया was for ₹1। अब बास्केट ऑफ गुड्स क्या है? इक्वल है, सेम है, तो इसका मतलब क्या निकला? that $1 is equal to ₹1।
$1 ₹1 के बराबर हो गया। फिर क्या हुआ, कुछ साल निकल गए और कुछ साल निकल गए और इन्फ्लेशन आया इकोनॉमी में, और वही बास्केट ऑफ गुड्स यूएसए में $10 का आने लग गया। महंगाई थी, इन्फ्लेशन था, चीजों की कीमतें बढ़ गई, करेंसी की कीमत कम हो गई। यूएसए में $10 का वही बास्केट ऑफ गुड्स आने लग गया, और इंडिया में वो बास्केट ऑफ गुड्स सुपर इन्फ्लेशन था, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन था। उसके चलते वो बास्केट ऑफ गुड्स इंडिया में 680 रुपीज का आने लगा। इतना महंगा बास्केट ऑफ गुड्स आज भी सेम है, तो इसका मतलब क्या निकला, $10 इज इक्वल टू ₹680। एंड व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब निकला दैट $1 इज इक्वल टू ₹68। तो जो एक्सचेंज रेट $1 बराबर ₹1 था, इमेजिनरी सिचुएशन है, किसी जमाने में जब $1 ₹1 का था, वही बाद में $1 68 रुपीस का हो गया, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा रहा एज कंपेयर टू यूएसए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस सबसे हमको क्या पता चला कि जिस देश में इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा होता है उसकी करेंसी डेप्रिसिएट होती है और फॉरेन करेंसी अप्रिसिएट होती है। देखा जाए तो बस यही दो मेजर फैक्टर्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज के रेट को डिसाइड करते हैं। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया और दूसरा इन्फ्लेशन हो गया। इसके अलावा तो अब फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्सचेंज रेट पर अपना इफेक्ट डालती है, बहुत लंबी लिस्ट है। एक बार मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, इकोनॉमिक टाइम्स, और उसमें लिखा था कि डॉलर रेट फ्लक्चुएटेड ड्यू टू हेवी रेन्स इन मुंबई। यार ये क्या बात हुई, हाउ कुड हेवी रेन्स इन मुंबई अफेक्ट द डॉलर रेट? एक्चुअली हेवी रेन्स की वजह से मुंबई का ट्रैफिक पूरा बंद हो गया, न लोकल ट्रेन चल रही है, न रोड ट्रैफिक फीजिबल है। ऐसे केस में बहुत कम ही फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसेस ओपन हुए और बहुत कम ट्रांजैक्शन हुए, और जो डॉलर बिकने के लिए मार्केट में आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए, और डॉलर की सप्लाई कम हो गई और डॉलर का रेट थोड़ा सा बढ़ गया। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। हर एक छोटी बड़ी चीज फॉरेन एक्सचेंज के रेट को अफेक्ट कर सकती है। मॉनसून इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन यूएसए, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर। बहुत सारी चीजें हैं जो कि फॉरेन करेंसी की रेट को डिसाइड करती है। पर ऐसी कुछ चीजें जो हमारे सिलेबस में दी हुई है, जरा उनको अगर हम एक बार देखें तो उनमें से एक है इंटरेस्ट रेट। लुक, अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू यूएसए तो क्या होगा, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास में पैसा आएगा, डॉलर आएगा, आई मीन टू से। और जब डॉलर आएगा तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो उसका एक्सचेंज रेट क्या होगा, डाउन हो जाएगा। दैट सिंपल। लेकिन सर आप $1 मिलियन बोरो करके लाए हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्या ये टर्मिनोलॉजी आप समझते हैं? जरा मैं बीच में इंटरप्ट करके आपसे एक बात पूछ रहा हूं। देखिए, जो हमारा इंडियन सिस्टम है ना, वो क्या है, 3 जीरो लगा दो तो 1000 हो जाता है, और 2 लगा दो तो लैक्स हो जाता है, और 2 लगा दो तो करोड़, और 2 लगा दो तो फिर बनता है अरब, और 2 जीरो लगा दो तो खरब, और फिर उसके बाद में शंख और नील और ऐसे समथिंग लाइक दैट। लेकिन यूरोपियन अमेरिकन सिस्टम अलग चलता है। वहां जो सेपरेटर है 3 जीरो के बाद ही होता है। 1 के पीछे अगर आपने 3 जीरो लगा दिया सो दैट बिकम्स 1000, और फिर 3 जीरो और लगा दिया तो दैट बिकम्स मिलियन, फिर 3 जीरो मोर 3 जीरो यू पुट एंड दैट बिकम्स बिलियन, और फिर 3 जीरो और लगा दिया दैट बिकम्स ट्रिलियन। तो आपका कैलकुलेटर पे, अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, अगर शब्द गलत है आपको कैलकुलेटर लेके बैठना चाहिए, आप वहां टाइप करिए, मैं जैसा बोलता हूं वैसा, पहले टाइप करिए 1, और उसके बाद में जैसे ही आप 0 0 0 टाइप करेंगे ना तो आप नोटिस करेंगे कि 1 के ऊपर एक ऐसा सेपरेटर मार्क आ गया है। सो दैट इज द 1000 सेपरेटर। फिर 3 जीरो और टाइप करिए 1 2 3, तो आप देखिए टोटल 2 सेपरेटर्स आर देयर। पहले 3 जीरो के बाद में 1000 सेपरेटर आ गया, अगले 3 जीरो के बाद में मिलियन सेपरेटर आ गया, दिस इज 1 मिलियन। फिर 3 जीरो और टाइप करिए
तो और एक सेपरेटर ऊपर की तरफ एक कॉमा आ गया, सो दैट्स अ बिलियन, 1 बिलियन सेपरेटर। और फिर 3 जीरो और टाइप कर लेंगे तो आपके कैलकुलेटर में 12 डिजिट है तो इससे ज्यादा आएगा ही नहीं, 2 ही आएंगे। 3 जीरो और अगर टाइप कर लें तो वो फिर बिलियन बन जाता है, आई एम सॉरी ट्रिलियन बन जाता है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। इंडिया में भी जो सारे बड़े कॉर्पोरेट्स हैं ना, वो आज की तारीख में ये मिलियन बिलियन के टर्म्स में ही बात करते हैं, लाख करोड़ अरब खरब के टर्म्स में बात होना आजकल बंद हो गई है। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि $1 मिलियन का आपने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करा क्योंकि आपके यहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। यार भाई इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, डॉलर आपने बुला लिया, डॉलर सस्ता हो गया, लेकिन जो $1 मिलियन बोरो करा है कल को वो 1.5 बिलियन चुकाओगे विद इंटरेस्ट कुछ साल के बाद में, तो जितना आया था अंदर उससे ज्यादा बाहर चला जाएगा। और इतना सारा डॉलर अगर बाहर चला गया तो उल्टे मतलब व्हाट शुड आई से कि आउटफ्लो हो गया, ड्रेन हो गया, डॉलर कम पड़ गया, अपने यहां सप्लाई कम हो गई, तो उसकी वजह से एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, अप। बट अभी तो ऐसा चल रहा है कि जितना हमको चुकाना पड़ता है ना उससे ज्यादा हम दोबारा बोरो कर लेते हैं करके, और हम सारा मामला मेंटेन किए हुए हैं। चलो, और एक फैक्टर जो इसके बाद रोल में आता है दैट इज नेशनल इनकम। क्या है नेशनल इनकम का फंडा? अगर नेशनल इनकम बढ़ती है तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय, हर एक व्यक्ति की इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलो एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा गूगल सर्च करते हैं, पर कैपिटा इनकम। ऑफ इंडिया, कोई भी ईयर ले लेते हैं, 2018 ले लेते हैं। पर कैपिटा इनकम ग्रोथ में फॉल टू 8.3% टू ₹1,11,782। एक काम करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, कैपिटा इनकम कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सितंबर 2015 का पुराना डेटा है। लुक हियर, ये एक हम statistics.times.com वेबसाइट पे पहुंच गए और इसमें सारा डेटा हमको दिया हुआ है। बाय 2020 अगर आप ये इन टर्म्स ऑफ डॉलर देखें तो $9,327 की इंडिया की इनकम बताई जा रही है और चाइना की $20,000 की बताई जा रही है। और देखिए इसमें ग्रोथ है अगर आप इस डेटा को बहुत पहले से देखना चालू करें, 1980 से देखते हैं, यहां नीचे डाउन देखिए, इंडिया में पर कैपिटा इनकम बताई गई थी 566 और चाइना की थी 302। सो चाइना वॉज फॉर बिहाइंड अस। और अब अगर आप पिछले कुछ साल में देखेंगे तो हमारी पर कैपिटा इनकम चाइना की पर कैपिटा इनकम के कंपैरिजन में क्या हो गई है, कम। चलिए ये तो ऐसे ही मैंने एक रैंडम सर्च कर दिया, आप थोड़ा गूगल सर्च करेंगे तो दुनिया भर के देशों की पर कैपिटा इनकम आपको दिखेगी। पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ेगी ना तो आपकी बाइंग पावर बढ़ेगी, और जब बाइंग पावर बढ़ती है तो आप क्वालिटी गुड्स कंज्यूम करते हैं। क्वालिटी गुड्स हो सकता है कि आपकी कंट्री में मैन्युफैक्चर ही ना होते हों। अब जब आप क्वालिटी गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं होते तो आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। भाई पर कैपिटा इनकम बढ़ी तो हर आदमी को अच्छा स्मार्टफोन चाहिए। अच्छा स्मार्टफोन इंडिया में तो मैन्युफैक्चर हो नहीं रहा है, तो फिर चाइना से, यूएसए से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, और फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो उसका एक्सचेंज रेट विल गो अप एंड वाइस वर्सा। सो दिस इज हाउ इट अफेक्ट्स पर कैपिटा, आई एम सॉरी, नेशनल इनकम अफेक्ट्स एक्सचेंज रेट।
रिसोर्स डिस्कवरी। अब ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। अगर इंडिया के पास ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेस की डिस्कवरी हो जाए और दुनिया के दूसरे देशों में वो नेचुरल रिसोर्सेस खत्म हो जाएं, तब आप सोचो क्या नजारा होगा। मान लो गोल्ड माइनिंग हम करना स्टार्ट करें और पता पड़े कि हमको इंडिया के किसी पर्टिकुलर स्टेट के किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ह्यूज वाली गोल्ड माइन मिल जाए और दुनिया भर में जितना गोल्ड है उससे ज्यादा और अच्छी क्वालिटी का गोल्ड हमारी गोल्ड माइन में मिले और दुनिया की बाकी गोल्ड माइंस का गोल्ड खत्म हो जाए। नाउ व्हाट विल हैपन? पूरी दुनिया को गोल्ड तो चाहिए किसी न किसी वजह से, तो वो गोल्ड परचेज करने के लिए हमारी तरफ देखेंगे कि यार गोल्ड चाहिए तो इंडिया ही जाना पड़ेगा, वहीं मिलता है। तो उनको इंडियन रुपी चाहिएगा उसके लिए, गोल्ड खरीदने के लिए हमसे, और ऐसे में इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी और उसका रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो रिसोर्स डिस्कवरी से भी एक्सचेंज रेट अफेक्ट होता है। और उसके अलावा एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड स्पेकुलेशन। यार ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है ना, ये तो काफी हद तक शॉर्ट टर्म में फॉरेन एक्सचेंज की रेट को ड्राइव करते हैं। क्या है एक्चुअली इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के पीछे हमने एक एग्जांपल लिया कि मान लो मार्केट में कहीं से ये एक अफवाह आ गई कि अब डॉलर की अवेलेबिलिटी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आने वाले 6 मंथ्स के लिए या 1 ईयर के लिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हुए आरबीआई कुछ रेस्ट्रिक्शंस पुट कर देगा और उसके चलते डॉलर की अवेलेबिलिटी डिफिकल्ट हो जाएगी, डॉलर मुश्किल में मिलेगा। देखिए इसका क्या इंपैक्ट आएगा। सबसे पहले तो इसका असर यह होगा कि जिस इंपोर्टर को 3 महीने बाद भी डॉलर चाहिए वो मार्केट में आज दौड़ लगाएगा कि चलो भाई डॉलर खरीद लाऊं, कल को तो मिलेगा ही नहीं। पहला तो ये इफेक्ट आएगा इसका। तो डॉलर की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा लोग खरीदेंगे तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर के रेट बढ़ेंगे, तो लोग बोलेंगे अरे हाँ सही था, डॉलर मिलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए देखो महंगा भी हो गया है। दूसरा क्या होगा कि जो एक्सपोर्टर डॉलर सेल करने के लिए मार्केट में आता है वो अपना डॉलर रोक के बैठ जाएगा कि यार अभी तो रेट बढ़ेंगे तब बेच दूंगा। तो मार्केट में सप्लाई की कमी हो जाएगी तो रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी तक जो इस बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे कि डॉलर मुश्किल में मिलेगा, डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, वो भी अब इस बात को मानेंगे और एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाएगी जिसमें कि इस रूमर को और ज्यादा पावर मिलेगी और डॉलर वाकई अप्रिशिएट होके महंगा हो जाएगा। दिस इज हाउ इट विल हैपन। कुछ इस तरह से होगा। ऐसे केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इंटरवेन और वो ढेर सारा डॉलर मार्केट में बेच जाए तो डॉलर का रेट डाउन हो जाए और लोगों के दिल में शांति पड़ जाए और ये विशियस साइकिल ब्रेक हो जाए। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, यू कांट हेल्प इट। दुनिया के ऐसा मैंने एक मैसेज पढ़ा था कि जब जापान में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि कोई चीज की कमी होने वाली है तो लोग उसका कंजम्पशन करना ही रोक देते हैं, तो वो कमी अपने आप दूर हो जाती है। ऐसे में अगर कोई आर्टिफिशियली डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है तो वो खुद ही मारा जाता है। जमाखोरी कर रहा है, इकट्ठा करके बाद में ऊंचा बेचूंगा, ऐसा। इंडिया में उल्टा है, जैसे ही कोई बोला कोई चीज की कमी होने वाली है, पेट्रोल खत्म होने वाला है, दाल खत्म होने वाली है, प्याज खत्म होने वाला है, टमाटर महंगा होने वाला है, तो जिसको नहीं रिक्वायरमेंट है वो डबल खरीद के लाके घर में रख लेता है। हम और ज्यादा कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो चीज की कमी और ज्यादा बड़ी कमी बन जाती है। करेंसी नोट अवेलेबल नहीं है डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो नहीं चाहिए ना तो भी भर के झोले में रख लेंगे हम, पता नहीं काम आएगा। कुछ इस तरह से काम करते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द कंट्री। देख रहे हैं ना आप, सेकंड पॉइंट आप अपने नोट्स में भी देख सकते हैं। 6th का जो सेकंड वाला पॉइंट है, आप देखिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज
अवेलेबल इन द कंट्री। अगर हमारे देश में अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो ऐसे केस में डेफिनेटली हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे और फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी और रेट कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड स्टेबिलिटी, अगर देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो और रोज सरकारें बनती हों और गिरती हों और प्रधानमंत्री बदलते रहते हों तो फॉरेन इन्वेस्टर इस चीज से घबराएगा और ऐसे केस में वो हमारे यहां पर से इन्वेस्टमेंट निकाल के ले जाएगा और नया इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, तो ऐसे केस में भी फॉरेन करेंसी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो फॉरेन एक्सचेंज के रेट को डिसाइड करते हैं। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि ये सब जो हमने किया वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा फॉर फोरकास्टिंग एक्सचेंज रेट्स बिसाइड्स अबव फंडामेंटल फैक्टर्स वन कैन ऑल्सो यूज टेक्निकल एनालिसिस। पोर्टफोलियो के साथ में हम इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे जिसमें चार्टिंग की जाती है, ग्राफ डायग्राम बनाए जाते हैं और ये देखा जाता है कि प्रीवियस प्राइस ट्रेंड अगर ऐसा था कि पहले भाव बढ़ा और उसके बाद में भाव थोड़ा गिरा और फिर से भाव बढ़ा, तो अब अगला स्टेप क्या होगा। इट्स समथिंग लाइक दिस। टेक्निकल एनालिसिस वो भी यूज किया जाता है प्राइस प्रिडिक्शन के पर्पस से। चलिए, हम लोगों ने बेटा अभी तक सिर्फ दो टर्मिनोलॉजी पढ़ी, एक व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज और दूसरा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सचेंज रेट। चैप्टर का नाम अगर हम कहें फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट है तो पहले कुछ दिन तो हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज, फिर एक दिन जाके हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और फिर जाके हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट कि रिस्क है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए। एक्सचेंज रेट को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, कैसे शो किया जाए, उसके दो तरीके आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। लुक हियर, उसमें से एक तरीका कहलाता है डायरेक्ट कोट और दूसरा कहलाता है इनडायरेक्ट कोट। फंडा बहुत सिंपल है, देखो मैंने अंडरलाइन क्या किया है। 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी में अगर कोटेशन है तो वो डायरेक्ट कोट है और 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी में कोटेशन है तो वो इनडायरेक्ट है। सबसे पहले तो आपको अपनी होम कंट्री डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आप इंडिया में हैं, भाई मानने वाली क्या बात है, आप इंडिया में ही हैं, तो 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, देखिए ये रेट दिया हुआ है, लुक हियर, $1 इक्वल टू ₹45। अरे सर डॉलर का रेट तो अभी 45 चल नहीं रहा है। अरे भाई रेट आज क्या चल रहा है दैट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। $1 इक्वल टू ₹45। हम इंडिया में हैं, ये कोड कैसा हुआ, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ होम करेंसी, $1 इक्वल टू 45 रुपीज। ये क्या कहलाएगा, एक्चुअली डायरेक्ट कोट कहलाएगा। व्हाट डू यू कॉल इट, डायरेक्ट कोट। इसके उल्टे अगर रेट ऐसा दिया हो, 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ₹1 में कितने डॉलर आएंगे टाइप ऑफ, तो वही कोड क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट कोड कहलाएगा। लिखिए आप अपनी कॉपी में ऐसा, या चलो आप बाद में भी लिख सकते हैं, नॉट अ बिग डील। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कोड कैसे कैलकुलेट करें, बहुत सिंपल है, 1 अपॉन कर दीजिए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन जाएगा, या इनडायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट बन जाएगा। जैसे 1 डिवाइडेड बाय 45 कर दीजिए तो आ गया 0.0222, ये इनडायरेक्ट हो गया, और इसको 1 अपॉन कर देंगे तो ये अगेन 45 बन जाएगा। ये रिलेशन है डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड में। अच्छा एक बात समझिए, जैसे ये दिया हुआ रेट $1 इज इक्वल टू ₹45,
एक डॉलर बराबर 45 रुपए। इंडिया में ये कोट कैसा है? क्या कहा? डायरेक्ट। यस, दैट्स राइट। इंडिया में ये कोट कैसा है? डायरेक्ट कोट है, क्योंकि 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी है। लेकिन इसी कोट को एक अमेरिकन सिटीजन देखे, $1 इक्वल टू ₹45। बताइए वहां के सिटीजन के लिए, वहां के रेसिडेंट के लिए ये कोट कैसा है? इनडायरेक्ट, बिकॉज इट इज 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी। अच्छा चलो तीसरे देश की बात करते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन के लिए ये, या फिर एक यूरोपियन के लिए ये कोड कैसा है? $1 इक्वल टू ₹45। नहीं डायरेक्ट है, नहीं इनडायरेक्ट, क्योंकि उसकी करेंसी तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आगे जब हम कैलकुलेशंस करेंगे इस चैप्टर में तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोड डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। जैसा दिया होगा हम उसको वैसा ही यूज कर लेंगे। अब जरा आप एक बात को समझें, और वो ये कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अलावा ना एक टर्मिनोलॉजी और भी यूज होती है, दैट इज अमेरिकन टर्म एंड यूरोपियन टर्म। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। एक अमेरिकन के लिए जो कोट डायरेक्ट कोट हो उसको अमेरिकन टर्म्स में कहा जाता है। आई रिपीट, एक अमेरिकन के लिए जो कोट डायरेक्ट कोट हो उसको अमेरिकन टर्म्स कहा जाता है, और एक यूरोपियन के लिए जो कोट डायरेक्ट कोट हो वो यूरोपियन टर्म्स में कहा जाता है। या यूं कहो अमेरिकन के लिए जो इनडायरेक्ट कोट हो वो यूरोपियन कहलाएगा। एग्जाम्पल आप देखिए, $1 इक्वल टू £1 इक्वल टू $1.35। अमेरिकन के लिए ये कोट कैसा है? डायरेक्ट। डायरेक्ट है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, बिकॉज इट इज 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। अमेरिकन के लिए कोट कैसा हो गया? डायरेक्ट, इसीलिए अमेरिकन टर्म्स कहलाएगा। ₹1 इक्वल टू डॉलर, अभी शायद आप कंफ्यूज हो जाए, ₹1 इक्वल टू $0.015। एक अमेरिकन के लिए ये कोड कैसा है? डायरेक्ट है। अगेन क्यों? क्योंकि अमेरिकन के लिए इंडियन रुपी तो फॉरेन करेंसी है, तो 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी है, तो कोड कैसा होगा? ये डायरेक्ट। वेरी सिंपल। फिर हम बात करते हैं यूरोपियन टर्म्स। जैसे $1 इक्वल टू ₹68। एक अमेरिकन के लिए कोड कैसा होगा? इनडायरेक्ट, बिकॉज दिस इज 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी। $1 इक्वल टू €0.85। अगेन अमेरिकन के लिए कोड कैसा है? इनडायरेक्ट, बिकॉज दिस इज 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी फॉर हिम। तब ये कैसा कहलाएगा? यूरोपियन टर्म कहलाएगा। हम आगे बढ़े उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लें, जो स्टडी मटेरियल में दिया था इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया है, दो इट्स नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट, PIP, प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। पढ़ते हैं क्या लिखा है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट बाय विच एक्सचेंज रेट कैन चेंज। एक्सचेंज रेट कम से कम कितना चेंज हो सकता है? बेटा एक टर्म होता है शेयर मार्केट में, उसको बोलते हैं टिक साइज। जिसको शेयर मार्केट में टिक साइज कहते हैं ना, उसको फॉरेन एक्सचेंज में पिप कहते हैं। सर हमको तो टिक साइज भी नहीं मालूम है। अरे वो हम पढ़ेंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल इफ $1 इक्वल टू €0.8515, देन अब अगर ये रेट चेंज होगा तो देखो 8515 से अगर बढ़ा तो 8516 हो जाएगा, और अगर कम हुआ तो 8514 हो जाएगा। तो मिनिमम प्राइस चेंज कितना हो गया? मिनिमम प्राइस चेंज इज €0.0001। दिस इज मिनिमम प्राइस चेंज।
इससे कम प्राइस चेंज नहीं होगा, इतना प्राइस चेंज तो होगा ही सही। इसी को प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट या पिप कहा जाता है। चलो, ये जो थोड़ी सी दो छोटी छोटी सी टर्म्स हमने पढ़ी, एक हम लोगों ने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज और एक पढ़ा एक्सचेंज रेट, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। आप अपने नोट्स में भी देख सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सॉफ्ट कॉपी में ये नोट्स अवेलेबल हैं, हार्ड कॉपी आपके पास है, और तीसरा इस वीडियो की स्क्रीन पर भी ये नोट्स आपको दिख रहे हैं, जहां आप ज्यादा कंफर्टेबल है वहां से पढ़िए। यू आर वॉन्डरिंग वेयर टू लुक फॉर लेटेस्ट एक्सचेंज रेट्स। Google search directly gives you exchange rate and you need not to click any other link after a search. आप चाहें तो ऐसा करके देख सकते हैं। ये देखिए, आप अपने मोबाइल फोन पर भी ऐसा करके देख लीजिए। मैंने बोला $1 इन रुपीज, तो अपने आप ही लिखा आने लग गया ब्राउजर में, $1 इन रुपीज। तो ये एक रेट आपके सामने यहां पर आ गया। ये देखिए, आप गूगल की खुद की विंडो में ही आ गया, एंड दैट इज 68.02। लेकिन आपको अगर इसकी ज्यादा डिटेल्स देखनी है, योर फ्रेंड सजेस्टेड यू टू एक्सप्लोर XC.com, where you can find many other useful information about the currencies and exchange rates. There you found exchange rate of £1 equal to $1.61। एक पाउंड बराबर $1.61, ऐसी रेट आपको मिली। बताइए, इज इट अ डायरेक्ट कोट इन यूएसए? क्या कहा? हां, बिल्कुल सही। 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी है, तो यूएसए में कोड कैसा हो गया? डायरेक्ट कोड। इज इट अ डायरेक्ट कोड इन यूके? नो, इन यूके दिस इज इनडायरेक्ट कोड बिकॉज इट इज 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी। इज इट अ डायरेक्ट कोड इन इंडिया? नहीं भाई, इंडिया के लिए ना तो ये डायरेक्ट है और ना ही इनडायरेक्ट, क्योंकि इंडियन रुपीज तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि ये अमेरिकन टर्म्स में है, क्योंकि ये अमेरिकन के लिए डायरेक्ट है। चलो, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेज आइडेंटिफाई whether the following codes offered by Standard Chartered Bank are direct और इनडायरेक्ट। सबसे पहले जो यहां दिया हुआ है वो दिया है $1 इज इक्वल टू ₹67, और ये कोटेशन इंडिया में है। इंडिया में $1 का कोड, बताइए ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट, ऑब्वियसली। पूछा है इसका इनडायरेक्ट निकाल के बताओ, तो अपने कैलकुलेटर पे आपको क्या करना है? 1 डिवाइडेड बाय 67 इक्वल टू 0.0149। 1 रुपी इक्वल टू $0.0149, ये इनडायरेक्ट हो गया। चलो, फिर वही सेम रेट दिया है, $1 इक्वल टू ₹67, और $1 इक्वल टू ₹67 जो दिया है, ये कहां का कोटेशन दिया है आपको? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दिया है। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? यूएसए के लिए ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद में तीसरा जो यहां पर दिया गया है, दैट इज यूके में 1 पाउंड का रेट दिया है, 1 पाउंड इक्वल टू ₹77। यूके में 1 पाउंड का रेट क्या कहते हैं आप? इनडायरेक्ट, बिकॉज 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी यूके पाउंड। इंडिया में 1 यूरो का रेट दिया है, 1 यूरो इक्वल टू ₹66 इंडिया में। तो कैसा कोड हो गया ये इंडिया के लिए?
एक यूरो मतलब इंडिया में कोट कैसा हो जाएगा? 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, डायरेक्ट कोट। जापान में 1 येन का रेट दिया है, मतलब कैसा हो जाएगा? इनडायरेक्ट। तो ऐसे करके आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा कोट डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट, और उसको 1 अपॉन करेंगे तो वो दूसरे टाइप के कोट में कन्वर्ट भी हो जाएगा। चलिए हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब सॉल्व करने जा रहे हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यार कोट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसा दिया है हम उसको वैसा ही यूज कर लेंगे। हमारे सामने अब जो क्वेश्चन है ना, लिखिए आप अपनी कॉपी में, हाउ टू यूज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल कैसे किया जाए? हाउ टू यूज एक्सचेंज रेट। आपको कोई कह दे कि 1 यूरो इक्वल टू ₹80, हाउ टू यूज इट? यार इस रेट से या तो मल्टीप्लाई करोगे या इस रेट से डिवाइड करोगे। इस रेट को कहीं पर प्लस करने या इस रेट को कहीं पर माइनस करने का तो क्वेश्चन ही नहीं होता है। केवल 2 ही तरीके इस्तेमाल करने के, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो या तो आप डिवाइड कर लो। कुछ चीजें बहुत आसान है, आप कॉमन सेंस से आंसर कर देंगे। मैं आपको बोलूं कि आपके पास 1000 यूरो है, कितना? 1000 यूरो, और 1 यूरो से 80 रुपीस बनते हैं, तो बताइए कितने इंडियन रुपीस बन पाएंगे इन यूरोस से? तो आप सिंपली फटाक से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा आपको। 1000 इंटू 80 इज इक्वल टू 80,000 रुपीज। ये आपके कॉमन सेंस ने आपसे ऐसा करवा दिया। आपको भी नहीं पता है कि आपने मल्टीप्लाई क्यों करा, डिवाइड क्यों नहीं करा इस रेट से। इसलिए हम एक ऐसा थंब रूल बना लेते हैं कि कब रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और कब रेट से डिवाइड, ताकि करेंसी डोमेस्टिक हो, फॉरेन हो, कोड डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, हम हर हाल में उसको डील कर पाएंगे। हम इसका एक रूल बनाते हैं, आप लिखिए। एक काम करते हैं, हम इसका इंग्लिश नोट लिखते हैं। ओके, थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश। Give me a moment, I'll turn it to Hindi. अगर एक्सचेंज रेट अगर एक्सचेंज रेट उस ही करेंसी की 1 यूनिट में दिया है जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक्सचेंज रेट उस ही करेंसी की 1 यूनिट में दिया है जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अदरवाइज डिवाइड करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल हो गया हमारे लिए। समझो, आपको बोला गया यू हैव, जिनको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, कितने यूरो हैं आपके पास? 1000 यूरोस जिनको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर ऐसे में 1 यूरो का रेट दे दें, 1 यूरो इक्वल टू 80 रुपीज,
तो हम 1000 मल्टीप्लाइड बाय 80 कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन बोले यू हैव गॉट 1000 यूरोज, मतलब जो करेंसी कन्वर्ट करना है वो यूरो है, बट रेट इज गिवन एज 1 रूपी इज इक्वल टू यूरो 0.0125। तो यार गिवन है यूरो और रेट दिया है 1 रुपए का, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर क्या कर देंगे, डिवाइड। वेरी सिंपल, जो करेंसी दी है किलो भाई इसको कन्वर्ट करो, उसी की 1 यूनिट का रेट दिया है, मल्टीप्लाई कर लो। उसके 1 यूनिट का नहीं, दूसरे की 1 यूनिट का रेट दिया है तो डिवाइड कर लो। बहुत सिंपल सा रूल है, इसको अप्लाई करो, आसानी से आपके सारे कन्वर्जन हो जाएंगे। चलो एक आराम से एक आसान सा क्वेश्चन हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग स्पॉट रेट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द फॉरेन करेंसी मार्केट। ये देखिए, ये 4 रेट हमको दिए हैं और ये सारे जो रेट हैं ये फॉर 1 यूनिट ऑफ डॉलर दिए हुए हैं। $1 का रेट दिया हुआ है, यानी जो पहला वाला रेट है, मैं यहां आंसर हिंदी फॉन्ट को मैं हटा देता हूं, ये आंसर नंबर 3 आप भी लिखिए अपनी कॉपी में साथ में। पहला वाला जो रेट दिया है वो कुछ इस तरह से दिया है। $1 $1 मैं से लिख लेता हूं। ओहो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। $1 इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 0.62, ऐसा रेट दिया है ये $1 का। और क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि $100 से कितने पाउंड बनेंगे। अब $100 दिए हैं और रेट भी $1 का ही दिया है, तो हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब हमको क्या करना होगा इसके लिए कि हम बोलेंगे $100 मल्टीप्लाइड बाय 0.62 इज इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, थोड़ा टाइपिंग एरर थी, 62. So this is how you solve it. Very simple. दूसरा रेट दिया है $1। देखो रेट तो सारे $1 में ही दिए ना, कैसे पता, ये देखो यहां लिखा है, ये टॉप पर देखो, फॉरेन करेंसी पर $, ये सब $1 के रेट दिए हैं। तो $1 इज इक्वल टू नीदरलैंड गिल्डर कितना, 1.90। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डॉलर्स दैट 50 डच गिल्डर्स विल बाय। 50 गिल्डर्स से कितने डॉलर ले पाएंगे। अब करेंसी दिए आपको गिल्डर, तो भाई रेट एक गिल्डर का दे देते, पर भाई ने रेट दिया किसका, $1 का, तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर एक गिल्डर का रेट होता तो मल्टीप्लाई कर पाते, लेकिन यहां हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो हम बोलेंगे नीदरलैंड गिल्डर 50 डिवाइडेड बाय 1.90, 50 डिवाइडेड बाय 1.90 इज इक्वल टू $26.32। सोचो, क्या आपको लगता है ये सही है। $1 में 1.9 गिल्डर्स आ जाते हैं, तो डॉलर महंगा है, तो इसलिए 50 गिल्डर में आप कम ही डॉलर खरीद पाएंगे क्योंकि डॉलर महंगा है। 26.32, ऐसा हमने लॉजिक से चेक कर लिया एक बार। तीसरा, $1 इज इक्वल टू इटालियन लीरा 1300। देखिए रेट तो फिर वही $1 का ही दिया हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया है $10। अब $10 दिए, रेट भी $1 का है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यार, तो ये हो गए $10
और चूंकि रेट डॉलर का ही दिया है इसलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे 1300 से, तो इटालियन लीरा हो जाएंगे आपके पास में 13,000। चलो अब चौथा आप सॉल्व करके बताओ, नंबर 4, यू डू इट। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। ट्राई टू सॉल्व दिस। यूएस डॉलर 1 इक्वल टू जैपनीज येन 140 है ना, और क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास जैपनीज येन कितने हैं 1000, तो एक येन का रेट होता तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पर ये तो रेट किसका, $1 का, तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके बताओ, 1000 डिवाइडेड बाय 140 इक्वल टू $7.14। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, लेकिन आई रिकमेंड कि यही 3 क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा भी थोड़ा टाइम गैप रखिए, अभी नहीं, 2-4 घंटे के बाद आज के दिन में कभी भी वापस सॉल्व करके देखिए। 10 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा, एक बार क्विकली कंसेप्ट से भी गो थ्रू होइए, फिर कल इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।